आपकी मॉर्निंग फिजिक्स की क्लास कब होती है? संडे को? मैम 5:30 या 6 o'clock। कल आपको टाइमिंग क्या रखनी है जो आप सबको सूट करे? रखनी है थोड़ी लेट या फिर इतने बजे? मैम लेट ही कर लो। हाँ संडे है, मैं वही कह रही हूँ, थोड़ा सा लेट कर ले। अराउंड रख लो। यस मैम, हाँ लेट जी। कर लो, लेट कर हाँ लो। 11 मैं भी यही कह रही थी, थोड़ी लेट कर ले। यस मैम। 7 o'clock कैसे रहेगा? मैम 11-12 बजे रख लो। इतनी लेट तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैम लेट, 11-12। थोड़ा लेट मैम ठीक है। मैम इवनिंग ही रख लो मैम, 3 to 5। 3 to 5 पता है सबका संडे की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फैमिली वाले बैठे हों, तो किसी ना किसी को शाम को रहता है कुछ ना कुछ, है ना। तो मैं सोच रही थी मॉर्निंग ही खत्म कर ले, पर थोड़ा सा लेट लगा लेंगे बस। फिर 9 के As अराउंड compared कर to लो। 5। 9 हाँ 10 o'clock रख लो मैम। जिन्हें मैम खाना 7 बनाना बजे होगा घर पे उनको बड़ी दिक्कत होगी कि नहीं? मैम जिनको मॉर्निंग का खाना बनाना होता है वो क्या हाँ, करेंगे? जिनको मॉर्निंग का खाना बनाना है ना, उनको बड़ी दिक्कत होती है। चलो 8, 8:30, 9 बजे तक तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। मैम 10 बजे रख लो ना, फिर सबका सेट आ जाएगा। वो खाना भी बना के खिला देंगे, बर्तन भी साफ हो जाएंगे। 7 to 9 ठीक नहीं है? बस नहीं पौने मैम। 7 कर लेंगे। कर 7 लो, बजे ठीक है। आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लो, उसी पे लगा लेंगे। 7 बजे ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा मॉर्निंग में नहीं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम, 7 o'clock। लेक्चर जल्दी हाँ अपलोड कर देना आप बाद में। हाँ हाँ हाँ, पौने 7, 7 बजे रख लूंगी। वो हो सकता है 6:45 भी आपको लिंक भेज दें, बिफोर 7 बस। मैम फिर ठीक है, लेक्चर आप कब तक अपलोड करोगे? ट्राई तो करूंगी कि शाम तक कर दूंगी, ठीक है। मैम कर देना फिर शाम तक, हाँ हो सके तो दोपहर तक, फिर हम उसके रिकॉर्डिंग सुन लेंगे मंडे से अच्छा, आप पहले लगा पहले नहीं तो। पाओगे? मैम हमारा मॉर्निंग में 7 to 9 वही ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। सेम अच्छा, हियर। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है।
हाँ जी मैम, तभी 10 o'clock तक तो फ्री हो जाते हैं। उनको कुछ लोग ज्यादा लेट उठते हैं, उनका फिर 10 o'clock ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो देख लेना, मैं दोपहर तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी मैम, मैं आप अपलोड कर लेना, हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देख लेंगे सारी। ठीक है। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही थी। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म था। आज हम करेंगे प्लेन स्टार्ट। अच्छा, एक सिंगल अनाउंसमेंट और है मेरे पास। यूट्यूब पे ना बंसल एकेडमी के जो चैनल है उससे कनेक्टेड रहना। मैं इन दिनों प्रीवियस ईयर सारा वहां पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होगी, जैसे कि आज मैंने मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे मैट्रिसेस। मैम कहाँ यूट्यूब पे? हाँ। मैम आप जब मैम आप लिंक वो फॉरवर्ड ही कर दिया करो जिस दिन करवाते हो मैम, ग्रुप में। हाँ, ऐसे कर दिया करूंगी। हाँ, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, मैं क्लास में फॉरवर्ड कर दूंगी, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एनी टाइम, चाहे कोई नए स्टूडेंट्स हैं चाहे पुराने स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लेन। यूट्यूब पे कितने बजे क्लास लेते हैं मैम आप? नहीं, क्लास नहीं है बच्चे, मैं सिर्फ वीडियोस बना के वहां अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ। मैम एक्सक्यूज मी, गुड हाँ इवनिंग। जी। मैम मेरा गुड एक इवनिंग। डाउट है, हाँ जी। न्यू स्टूडेंट। हाँ जी मैम, जैसे आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करवा रहे हो, ये तो सब समझ आ रहा है साथ साथ में, बट जो मेरे पिछले वाले चैप्टर्स हैं फिर वो कैसे कवर होंगे? वो ये बैच चलता रहेगा, पिछले वाले भी सारे दोबारा होंगे नए बैच में। बट हाँ ओके। देखो, आपको पता है कि आपके पेपर का आइडिया हो गया है कि कब होगा? इज इट? आपके पेपर का हो सकता है मतलब कि सितंबर या अक्टूबर में पेपर हो जाए। मैम ओके। अगस्त में होगा, अगस्त में। अगस्त में तो थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, नहीं सितंबर मैम, अक्टूबर में। पक्का है अगस्त में। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस आ गया तो पेपर अगस्त में ही होगा। हाँ, आ गया एक हफ्ते में तो पक्का अगस्त में होगा। बट मैं आप सबको अवेयर कर दूं थोड़ा, देखो एज ए टीचर मेरा अवेयर करना आपको जरूरी है, ठीक है। अगर आप अगस्त में नहीं, सितंबर अक्टूबर भी लगा के चलो, चाहे कुछ भी है, जो नए स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, हाँ जी। आपके पास ऐप है ना? ऐप है, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, जैसा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहां पे डिस्कस्ड है। ओके। देखो, अगर पेपर एक्सटेंड होता है इन केस, तो आप हाँ तो जी। लगाओगे क्लासेस सारे, है ना, डेफिनेटली। पर इन केस भगवान ना करे कि पेपर आ जाए जल्दी सितंबर अक्टूबर में, तो आप अपना टाइम निकाल के अपने अकॉर्डिंगली वहां सारी वीडियोस पढ़िए, वो तो देखना स्टार्ट कर सकते हो ना, यस, ठीक है। ठीक है। मोर ओवर वहां क्वेश्चंस भी डिस्कस्ड हैं, या तो ऐसे है नहीं कि थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन भी सारे डिस्कस्ड हैं। और मैंने अभी आपको अनाउंस किया ही, शायद आप पता नहीं लेट आए हो, कि जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं अब यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो तो मैंने सुन लिया था। मटेरियल सब आपके पास है। हाँ जी। नाउ इट्स अप टू यू, योर एफर्ट्स, कि आप कितना पेपर के लिए सीरियसली वैसे प्रिपेयर कर मैम, सकते हो। हाँ। 1 मंथ में सारा सिलेबस हो सकता है कवर? इज इट पॉसिबल? आप देखो, सबका बैकग्राउंड बीएससी है, कम से कम बीएससी तो सारे +1 +2 ही तो है ये। हाँ जी, या हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन के कुछ पार्ट्स है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं। और अगर कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं भी, तो आप आपके सामने ही बैठे हैं सारे पुराने स्टूडेंट्स, हमने सारा सारा उसको कवर कर रखा है। पिछली सारी वीडियोस यहाँ पे अपने आपके वाले में, न्यू बैच वाले में तो नए वाले ही चल रही हैं। इससे जो बाहर वाली वीडियोस पढ़ी आप देखोगे वहां सब अवेलेबल है। इवन ओके। सब अच्छे से ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड है, आप देख सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। मैम हाँ, 1 month में तो पॉसिबल नहीं है, 3 months तो लगते ही हैं। डिपेंड्स एक अपॉन टॉप यू, आपके पास कितना टाइम है। अगर कोई फ्री बैठा है घर पे तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, मैं फ्री तो नहीं हूँ, साथ साथ में जॉब भी चल रही है। अब तो वही मैम, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है, समझ रहे हो। और हाँ आपका जी, हाँ जी। पहले कितना लिंक है सब्जेक्ट्स के साथ, ये ऑल्सो है ना, मैटर हाँ करती जी। है ये चीज। हाँ। हाँ जी, प्लेन।
देखो जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन में क्या था, कोई भी स्ट्रेट लाइन थी या तो 2 पॉइंट में से पास कर रही होती थी, एक रैंडम पॉइंट लेके, ये एक में लाइन मैम पे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो पैरेलल वेक्टर का था। मैम स्क्रीन स्क्रीन ब्लर है। क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है मैम वर्ड्स। सबको दिख रही है। अच्छा अब देखो, ब्लर्ड ही है। यस मैम, नो। एक मिनट, अब ब्लर्ड ही है मैम अभी भी। एक मिनट, अब चेक करना। स्टिल ब्लर्ड। अब फर्क पड़ा देखना। नो मैम, ब्लर ही आ गया। हाँ जी देखो अब ठीक है। हाँ जी मैम अब ठीक है। फिर होगी। ठीक है, नहीं मैम फिर ब्लर होगी। सबको बता रहे। यस मैम, स्क्रीन ही चली गई इधर तो। मैम शो ही नहीं हो रही स्क्रीन। ये क्या इशू हो गया? मैम वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं मैम शो हो रही है लेकिन ब्लर है अभी भी। मैम फोन थोड़ा दूर करने से नहीं सेटिंग होगी? हाँ बट थोड़ा फिर बोर्ड भी दिखेगा ना ऐसे तो। ब्लर है मैम। मैम आई एक मिनट। थिंक आपका नेटवर्क इशू भी होगा। ब्लर हो सकते हैं। अब भी ब्लर है। ब्लर। हाँ जी देखना। सही है मैम अब। अब देखो ठीक है। हाँ विजिबल है जी। मैम क्या। ठीक है ठीक है। देखो मैम बट स्पेलिंग थोड़े बड़े लिख लेना, फिर ब्लर होगी। अब ठीक हो जाएगा, 2 मिनट के लिए वेट कर लो, बीच में मेरी नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा बहुत। अब ठीक है। मैम आवाज भी कटने लगी है। नेटवर्क इशू। 2 मिनट वेट कर लो, अगर बीच में सेट हो जाए। आपके वहाँ रेन तो नहीं हो रही मैम? कैसे? बारिश तो नहीं आ हाँ रही आपके यहाँ? रेन है इधर, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। बस इसी कारण। मैम लिंक क्लास। दोबारा से भेज के देख लो, हम लोग लीव कर देते हैं। अच्छा लिंक दोबारा से भेजो। मैम यस बारिश के मैम। कारण ये रहेगा, अब तो हो गया, वैसे क्लियर हो गया अब। हो यस गया मैम, मैम ठीक। हाँ बस अब ठीक है। किसी तरह हमें तो क्लास लगानी है, देखो बिना टाइम वेस्ट किए, समझ रहे हो ना? अब ठीक है मैम। हाँ वर्ड्स थोड़े बड़े लिखे हैं। हाँ जी देखो, पहले हम इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में अगर याद हो, हमें एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत होती है कि कौन इसके पैरेलल है। अगर एक ही लाइन 2 पॉइंट में से पास कर रही है तो हम अनदर वेक्टर आर वेक्टर मानते थे।
अनदर वेक्टर आर वेक्टर मानते थे, ये ए वेक्टर होता था, ये बी, तो हम कहते थे कि ये वाला वेक्टर इस वाले के पैरेलल है। तो जो ज्यादा स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट था वो पैरेलल बेस्ड, पैरेलल जो इसके वेक्टर है उसके बेस था, क्योंकि दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो है वो सेम हो जाते हैं। अब तो आपको बस यही माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि स्ट्रेट लाइन में आपको पैरेलल वेक्टर चाहिए ताकि आप उसके क्या पता लगे, डायरेक्शन रेशियो पता लग जाए या साइन पता लग जाए। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना प्लेन में, वो सारा किस पे टिका हुआ है, इसके पैरेलल वेक्टर नहीं चाहिए मुझे, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। जैसे ये देखो, ये मेरे पास प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, अगर आपको नॉर्मल पता लग गया तो आप इजीली प्लेन की इक्वेशन निकाल दोगे। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, अगर आपको पैरेलल वाला वेक्टर मिलता था तो आप इजीली इक्वेशन लिख पाते थे। तो आपको यहाँ सब कुछ घूम फिर के क्या चाहिए, अ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आती है मेरे पास नॉर्मल फॉर्म। हर फॉर्म को आप बहुत अच्छे से सुनोगे क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, सबसे पहले कि आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी। इसका मीनिंग क्या है, ये आप फॉर्म तब लगाओगे एक प्लेन के लिए कि अगर मान लो कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे क्या पता है, पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये मेरे पास हमेशा क्या होगा, 0 0 ओरिजिन की फॉर्म में होगा। और सेकेंडली जो ये है एन का कैप, ये भी क्या होता है तो ये भी यूनिट वेक्टर जो इसके नॉर्मल है। अभी मैंने आपको बताया था एक प्लेन के हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। इस प्लेन के नॉर्मल है एन यूनिट कैप। यूनिट कैप का मतलब अब ये पूरा वेक्टर तो हो नहीं जाएगा, क्यों, अगर मैं पूरा वेक्टर ले लूंगी तो इसकी लेंथ कुछ और होगी, तो ये वाला मेरे पास यूनिट वेक्टर होगा, पर पास ये भी किस में से कर रहा है, ओरिजिन में से। एन क्या है मेरे पास, इज यूनिट वेक्टर पास थ्रू ओरिजिन। तो पूरा जहां पे वेक्टर वाली बात नहीं समझ में क्या? आई, कैसे पूरा वेक्टर नहीं होगा? मैम क्योंकि क्या अगर ये मैं मैंडेटरी है कि जो एन कैप हो, जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन ही होगी, मैंडेटरी हाँ है जी ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके। हाँ, अगर ऐसी भी डायरेक्शन नहीं लेनी तो आप ये वाली भी ले सकते हो, पर पास वो ओरिजिन से ही हो रहा होगा तो नेगेटिव का ही फर्क आएगा, वो बाद में इधर कंपनसेट हो जाएगा। ओके जी ठीक है, ओके। हाँ। तो ये सारा जो फॉर्म है वो ओरिजिन बेस्ड है। ठीक है, हमें ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और जो यूनिट वेक्टर है वो भी किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से पास कर रहा है। आप इसको अच्छे से देख लोगे, ये तब लगता है अगर यहाँ पे स्पेशली क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, सेकंड आ गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब ये कब लगता है, यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं है और डी एनी डिस्टेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो, कुछ भी 3 4 5 कोई भी, ना ही इसका ओरिजिन से कोई लेना देना है। डी इज एनी कांस्टेंट, ये याद रखना, डी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। जो एन वेक्टर है देखो ये रहेगा वही कि इट इज नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के क्या होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए, पर ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, इस केस में क्या है, यूनिट वेक्टर। दीज टू फॉर्म्स आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक है, अब इसी का कार्टेशियन में आ जाओ। कार्टेशियन में कल मैंने आपको कराया था कि जो एबीसी है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और जरूरी नहीं कि इनकी जो लेंथ है जब हम इसको डिवाइड करते हैं अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, कि इसकी जो लेंथ है वो 1 ही आए। क्यों, क्योंकि इस केस में जो ये वाला रिजल्ट है सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होल्ड जरूरी नहीं करे, मे कर भी सकता है और मे नॉट भी, पर यही रिजल्ट एलएमएन के केस में बोलो करता है, हाँ जी। होल्ड यहाँ पे करता है।
और जिसका एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर 1 आ जाए, वो एक तरह से ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूनिट वेक्टर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है, तो पहले वाले की कार्टेशियन क्या आएगी, आर वेक्टर डॉट, हाँ जी एन यूनिट कैप है, यूनिट कैप का मतलब क्या हुआ, उसका डिटरमिनेंट 1 हुआ, तो इस केस में इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर होने की वजह से जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वो कोसाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या आएंगे, एल एम एन। ठीक है, इक्वल टू पी। आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और इसको डॉट प्रोडक्ट एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप इक्वल टू पी। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दो तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एल एम एन कब आते हैं, जब यूनिट वेक्टर है, तो ये कौन से वाली फॉर्म है, पहले वाली फॉर्म है। दूसरा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये अपने एल कोमा एन कोमा एम क्यों लिखा वो समझ में नहीं आया मैम। नहीं, मैंने वेक्टर ही लिखा है ये ऐसे करके, एल एक्स सॉरी एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। अब ठीक है, लिखना मैम वेक्टर यही। हाँ, मतलब ये कि यूनिट वेक्टर के लिए कि ये क्यों आया वो नहीं समझ में आ रहा मैम। क्योंकि इसी के लिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है ना। ये देखो, आप इसकी लेंथ निकालो, बताओ कितनी है, ये नहीं है इसकी लेंथ वेक्टर की, यस मैम। और ये मेरे पास कितना होता है 1, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ, बोलो। ओके मैम, ओके ओके। हाँ, पर जब आप नीचे वाली फॉर्म लोगे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो गया, तो इस केस में ए आई कैप बी जे कैप जेड के कैप इक्वल टू डी। तो जब आप इसको आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू डी। ये तो आपने सीख लिया वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना। अब आप इसका और सिग्निफिकेंस देखो। आपको पेपर में कोई क्वेश्चन मान लो इस टाइप का आ रहा है, एल एक्स एम वाई एम जेड इक्वल टू पी फॉर्म का। ठीक है, आपने देख लिया एक्स का कोफिशिएंट वाई और जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, ऐसे स्क्वायरिंग एडिंग करके 1 आ रहा है, तो वो कौन सी फॉर्म दी गई है पीछे, पहले वाली नॉर्मल फॉर्म जो ओरिजिन में से पास कर रही है। तो ये बताओ, अगर आपको ये वाला प्लेन दिया हुआ है और आपको कोई पूछे इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन क्या होंगे, तो आप इस फॉर्म के लिए क्या कहोगे कि इसके डायरेक्शन रेशियो कोसाइन कौन दे रहा है, प्लेन के, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन और रेशियो कोसाइन कौन दे रहा है इस फॉर्म में, एम दे रहा है ना। ये देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेन के लिए नॉर्मल इसके जो वेक्टर है वो चाहिए, वो यहाँ पे ये काम कर रहा है। और अगर ये काम कर रहा है, आपको अगर कार्टेशियन में क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप यहाँ से देख के कैसे बता सकते हो कि प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, आप कहोगे एल एम एन। और ऐसे अगर पेपर में ये वाली इक्वेशन दी गई है और आपको फिर एक प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पूछे, तो आप कहोगे ए बी सी। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, ये डायरेक्शन को साइन बताया ना, एल एम एन और ए बी सी। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। और किसके आए हैं, किसके आए हैं, एक प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन की नहीं है, जो प्लेन का नॉर्मल है उसके। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम अगर नीचे वाली इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वाली इक्वेशन से हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं नॉर्मल के, तो कैसे आपको पता रेशियो करेंगे। तो पता ही है, आपको रेशियो तो पता ही लग जाएगा। रेशियो को कोसाइन में चेंज करने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके मैम। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन है,
इसको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन में आप रिप्रेजेंट करो। एंड इन केस ऑफ द पहले वाली फॉर्म r डॉट एन यूनिट कैप इक्वल टू p, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। वैसे क्वेश्चन यही था ये वाला, पर मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन दिया है, इसको आप इसमें चेंज करके बताओ कैसे करोगे। ध्यान से देखो, पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ये एक प्लेन है, हाँ जी, प्लेन कैसे पता चलता है? एनी इक्वेशन इन 1 डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की अगर 1 डिग्री प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या कहूंगी? प्लेन। ठीक है जी, अब ये प्लेन की इक्वेशन है। अब ये देखो कि जो ये 2 -3 4 बैठा है, क्या इनका अंडर रूट स्क्वायर करके 1 आ रहा है? क्या 1 आया? नहीं आया। तो पहली बात तो जो ये है, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 -3 4। डायरेक्शन को साइन तो नहीं है। अगर डायरेक्शन को साइन होते तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्म फिर बना सकती थी। अब आप इसको लिख भी कैसे सकते हो? ध्यान से देखो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एक्स वाई जेड अलग कर दिया, किससे? 2 -3 4 से। डॉट 2 आई कैप -3 जे कैप 4 के कैप इक्वल टू क्या है? 6। अब ये क्या बना? अगर आप ध्यान से देखो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, क्योंकि जो ये 2 -3 4 आते हैं वो एक प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आते हैं। तो आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 6 आ गया। तो ये तो सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट हो रही है, ओरिजिन वाली नहीं हो रही। अगर आपको ओरिजिन वाली करनी है तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए? बोलो, इसका मेरे पास यूनिट मैग्नीट्यूड आना चाहिए। डायरेक्शन को तो साइन आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? अंडर रूट ऑफ 29 से डिवाइड कर दोगे। डॉट 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ 29 से। तो इधर वाली साइड भी डिवाइड होगा, दोनों साइड, है ना। अब आप इसको देख लो कि ये आपके पास LMN की फॉर्म में बन गया। क्यों? L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर कितना आ रहा है? अब 1 आ रहा है। तो अब आप किसको क्या लिख सकते हो? R डॉट यूनिट वेक्टर बन गया, तो N कैप इक्वल टू, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यू विल से कि इट इज 6/√29। देखो, क्लियर है? मैम उधर क्यों 26 से डिवाइड किया, वो 29 से डिवाइड किया, वो नहीं समझ में आया। दोनों साइड ही करेंगे ना, एक साइड कैसे कर सकते हो? यस मैम, Yes, ओके 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 ठीक मैम। है, हाँ। एक साइड कैसे कर सकते हो? दोनों साइड ही करना पड़ेगा। जो लास्ट में आपने एक्सप्लेन किया P की वैल्यू, मैम वो एक बार दोबारा बता दो। क्या दोबारा बताऊं? मैम 6/√29 में ये क्या है जो आया है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये इस फॉर्म का बन गया ना, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू पी। तो मैंने अभी आपको फॉर्म कराई थी, वहां पे पी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। अगला देखो, अभी तक नॉर्मल फॉर्म में मुझे क्या दिया गया था? एक, या तो यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, या प्लेन का नॉर्मल पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या कोई भी डी कांस्टेंट पता होना चाहिए, तो ये फॉर्म लगती है। सेकंड आ गया मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या है? एक प्लेन है, आपको बता दिया कि जो ये प्लेन है ना, वो एक पॉइंट में से पास कर रहा है। ये पॉइंट मेरा जो है वो ए वेक्टर है। देखो वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं वैसे देखूं तो ये जो पॉइंट है
अगर मैं कार्टेशियन में लिखूं तो x1 y1 z1 पॉइंट होगा, वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर होगा। अब प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो रैंडम पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट लाइन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे वही यहाँ पे करेंगे, r वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, r वेक्टर से, ठीक है। r जो है वो प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है। अब आप ये बताओ मुझे सारे, अगर मुझे ऐसे करके 2 पॉइंट्स पता हो प्लेन के ऊपर, और अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, r माइनस a कर दूं, r माइनस a करने से कौन सा वेक्टर आएगा मेरे पास? ये वाला वेक्टर आएगा। जो भी वेक्टर प्लेन के ऊपर आया, ये देखो, ये आपके पास एक प्लेन है, ये आपके पास एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक वेक्टर बैठा है, कोई भी वेक्टर, जो भी प्लेन के ऊपर वेक्टर बैठा है वो इस वेक्टर के क्या होगा, नॉर्मली होगा ना, चाहे कहीं पे भी ले लो जो आपका मन है। पर ये वेक्टर जो है सबके ही क्या है, नॉर्मल है, सब वेक्टर्स के, है ना। तो इस वेक्टर के नॉर्मल जो होगा वेक्टर, वो n वेक्टर ही होगा। यूनिट क्या अपना लो, n वेक्टर ले लो। n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। तो आप बताओ इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, एक ये वाला वेक्टर r माइनस ए वाला और एक नॉर्मल वाला वेक्टर, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? r माइनस ए से जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे और जो n होंगे इनके डायरेक्शन रेशियो आएंगे, इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। 0, क्योंकि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यही आपको इक्वेशन दे देगा। हाँ जी, r माइनस ए करो, ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म। r माइनस ए करो, r क्या होता है मेरे पास, x आई कैप, y j कैप, z के कैप। a वेक्टर क्या है मेरे पास, x1 आई कैप, z1 k कैप, डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर बताओ अब मैं क्या लिखूंगी, एलएमएन लिखूं कि एबीसी? एबीसी लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो है नहीं। हाँ जी, इनको माइनस करो, x माइनस x1 आई कैप, डॉट कर दो एबीसी वाले के साथ, यू विल गेट ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब आपको ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये लिखना आता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको पेपर में मान लो ये दिया गया है, मैम एन वेक्टर वैसे ही ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप हमने खुद से लिया। क्या जो एन वेक्टर है वो हमने खुद से ही लिया ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप देखो, प्लस सी। जो इसके परपेंडिकुलर होगा या तो एन वेक्टर होगा, नहीं तो वो यूनिट वेक्टर होगा, सीधी सी बात। अगर वो सिंपल वेक्टर है तो वो डायरेक्शन रेशियो का काम करेगा एबीसी, अगर यूनिट है तो एलएमएन, बस, ठीक है। क्योंकि ये देगा तो कोई डायरेक्शन रेशियो ही देगा ना मुझे, या कोसाइन। वेक्टर ही लेना है उसको, मैंने स्पेसिफिकली एबीसी या एलएमएन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। मैम ये तो समझ में आ गया, वो आपने सी की जगह 2 लग रहा है मैम, इसलिए मैम मैंने पूछा कि वो 2 लिया है या। ओहो, एबीसी। जैसे आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप देख के बताओ कि यहाँ से कौन क्या है, ए कौन है, एन कौन है, क्या है। पहले तो आप मैम इसको सही ए 2 तरीके से पॉइंट है। लिखोगे। पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, ए एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, फाइव जेड माइनस 6 ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। तो देखो x माइनस x1, वाई माइनस y1, z माइनस z1 को छोड़ के जो बाहर एबीसी होता है, काउंट कर लो क्या आ गया एबीसी। 2 3 5 2 3 5 आ गया। जो ये नॉर्मल एबीसी की है डायरेक्शन वो रेशियो आ गई। हाँ, वो नॉर्मल के क्या आ गए, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। और जो ये वाले पॉइंट आए -1 -2 6,
ये हमारा पॉइंट है जिसमें से जो प्लेन पे लाई करता है। हाँ जी, वो इसका काम करेगा x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 क्या था, जिसमें से मेरा प्लेन पास कर रहा है, ये पासिंग पॉइंट हो गया। क्लियर है जी? नॉर्मल फॉर्म कर ली, 1 पॉइंट फॉर्म कर ली। वन पॉइंट फॉर्म क्या थी, r माइनस ए डॉट एंड वेक्टर इक्वल टू 0। अब थर्ड देखो क्या है सेम, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू 2 गिवन लाइंस। देखो काफी इजी है। फिर दिमाग में वही बात चलनी चाहिए कि मुझे एट एंड क्या चाहिए एक प्लेन के लिए, उसका नॉर्मल। ठीक है, अब आपके पास एक प्लेन है, वो एक पॉइंट में से पास कर रहा है। वो जो पासिंग पॉइंट हो गया वो तो फिक्स है, क्या, ए वेक्टर, दैट इज x1 y1 z1, ये तो कोई इशू नहीं। फिर वही r वेक्टर जो रैंडम वेक्टर आता है प्लेन के ऊपर। ठीक है जी। अब जो ये प्लेन है उसके पैरेलल 2 लाइंस हैं। अब इसके पैरेलल 2 लाइंस जो होगी, मान लो मैंने वो कहीं बाहर ड्रॉ कर दी, जो इसके पैरेलल है, ये वाली पैरेलल टू गिवन लाइंस, जो प्लेन है वो इन दोनों के पैरेलल है, तो इनका आपस में पैरेलल होना। हाँ जी, देखो इसको इमेजिन करो, ये आपका पास प्लेन है, एक आप ये वाली लाइन ले लो, देखो दोनों पैरेलल है कि नहीं, प्लेन और लाइन, और एक ये वाली लाइन ले लो, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। तो ये 2 लाइंस ऐसी लेनी जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल। अब ना मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये 2 लाइंस आपने इस तरीके से ले ली इन केस, तो इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको 2 मिनट में। आपके पास 2 लाइंस हैं, तो अगर आपके पास 2 लाइंस हैं, जैसे कल हमने किया था r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी फॉर्म की लाइन होती है, इसमें से कौन है जो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताता है, कौन बताता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन? बी वेक्टर। बी वेक्टर। बी वेक्टर बताएगा। तो इसका एक b1 वेक्टर होगा जिसकी ये पैरेलल होगी, और इसका एक ये वेक्टर होगा जिसके ये पैरेलल होगी, है ना। अब आपको ये देखो, ये प्लेन के 2 वेक्टर पैरेलल है ऐसे। अब आपको प्लेन के ना नॉर्मल चाहिए ऐसे, वो कैसे निकालोगे? अगर ये जो 2 गिवन लाइन है, अगर मान लो नीचे प्लेन है, ये आपके पास 2 गिवन लाइंस है, ये आपके पास 2 गिवन लाइंस हैं, आपको इन दोनों के नीचे प्लेन पड़ा है, प्लेन का मुझे नॉर्मल चाहिए, ये प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालोगे? दोनों लाइनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके नहीं निकालोगे? यस। हाँ जी। जब आपने दोनों का b1 क्रॉस b2 कर दिया, ये मुझे क्या देगा, नॉर्मल टू प्लेन। फिर ऊपर वाले पे आ जाओ, ये वाला, तो r माइनस ए करके ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इसका जो नॉर्मल है वो कौन देगा, इन दोनों का नॉर्मल, दोनों लाइनों का, दोनों का नॉर्मल क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2।
इक्वल टू 0। ये अब नॉर्मल का काम करेगा। देखो जी, क्लियर है? यस। अब आप एक चीज नोट करना पेपर में बहुत अच्छे से, कि जो आपको दो गिवन लाइंस है ना, ये वाली r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, इनका जो ये बी बी है वो सेम नहीं होना चाहिए, या लैम्डा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर दो पैरेलल लाइंस आ गई तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। 0। तो इस केस में फिर प्लेन की इक्वेशन नहीं निकलेगी। आपके यस। पास जो दो गिवन लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग ही होनी चाहिए, तभी आप उसके एक नॉर्मल वाला वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है? सो मोर ओवर आई विल से नॉट गिवन लाइंस, गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। वैसे वो पेपर में देगा ही ऐसे, पर फिर भी आपको ये चीज का पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन कर लो एक साथ में। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म करो। पहले आप बताओ, अभी ना मैंने आपको एक कराया था, ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये रिप्रेजेंट होता है? आर माइनस ए करना, क्या होगा आर माइनस ए करके? एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1, ये आर माइनस ए आएगा। b1 b2 आपके पास दो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो भी होंगे। अगर पहले आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थी, याद है? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराई थी मैंने क्लास में, ए बी सी। इसको करने का एक तरीका और क्या होता था, ए वाले लिखो, फिर b1 वाले, फिर सी वाले, इनका डिटर्मिनेंट 0 आता होता है। तो ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। इसका डॉट प्रोडक्ट इनके क्रॉस प्रोडक्ट से ले रहे हैं, ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। तो b1 b2 मान लो ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2, जो डायरेक्शन रेशियो है दो लाइनों की, उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, मैं लिख रही हूँ, अब क्वेश्चन आप करो। यहां तक समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ भाई, चलो डिटर्मिनेंट बता दो। क्या? लास्ट वाला डिटर्मिनेंट में नहीं आया। ये बच्चे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, पहले वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेनी है दो बाकी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। आपको पीछे मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं कराई थी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो पहले वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट नीचे आती होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है, पढ़ा हुआ है? नहीं तो आप रिकॉल कर लेना एक बार। ओके मैम। मुझे लगता है आपको वो याद मैम ये आपने x माइनस x1 बोला मैम, लिखा है या डॉट लिखा हुआ है बीच में? माइनस। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को जल्दी। मैम -1 3 and 6 है लास्ट में। -1 3 6।
6x plus 16y minus 7z minus 17 is equal to 0. हाँ जी ठीक है, देखो बाकियों का आगे कराऊं। पहले आपको ये पता होना चाहिए पासिंग पॉइंट क्या है, 1 2 3। तो x1 y1 z1 क्या है, 1 2 3। इसके बाद जो दो लाइनें पैरेलल हैं, मुझे उनके क्या चाहिए, वो दोनों लाइनों का b1 b2। b1 b2 क्या होता था, उसके डायरेक्शन रेशो। अब ये बताओ यहां से देख के डायरेक्शन रेशो कैसे पता चलेगी, 2 1 4। 1 4 ये एक लाइन के हो गए, इसको आप b1 ले लो। दूसरी लाइन के बताओ, ठीक फॉर्म बैठिए, ठीक है, -1 3 6, ये b2। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला लगा दो, x -1 x सॉरी y -2 z -3, फिर आ गया 2 1 4 -1 3 6, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हाँ जी करो, चेक करो कितना आंसर आ रहा है। आंसर शुड बी -6x -16y plus 7z plus 17. चेक करो। हाँ जी मैम आ गया। ठीक है, प्लेन पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। एक आपके पास प्लेन है, 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है, ए बी सी। ठीक है जी, और आर तो आपके पास रहता ही है जो रैंडम वाला है। आप ये देखो कि अगर आपको प्लेन के ऊपर, अगर आपको प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर अगर मैं 2 लाइनें रख दूं, 2 लाइनें, तो आप इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। प्लेन के ऊपर अगर 2 लाइनें पता लग जाए तो उसका परपेंडिकुलर निकल जाएगा, कैसे, इन दोनों लाइनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके। यस मैम। तो प्लेन के ऊपर क्या पता होनी चाहिए, 2 लाइनें। 2 2 लाइनें। लाइनें कैसे पता लगेंगी, b माइनस ए करो ये वाली लाइन, c माइनस ए करो ये वाली लाइन, 2 लाइनें पता लग गई। 2 लाइनों के जो डायरेक्शन रेशो आएंगे उनका नॉर्मल निकाल दो, वो नॉर्मल टू प्लेन होगा। तो नॉर्मल कैसे निकलेगा, 2 लाइनें चाहिए, 2 लाइनें कैसे निकलेंगे, b माइनस ए फिर c माइनस ए, ये तो होगी 2 लाइनें। जो 2 लाइनों का मेरे पास डायरेक्शन रेशो आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके ये नॉर्मल का काम करेगा, नॉर्मल टू प्लेन। एक बार किसी प्लेन से मुझे नॉर्मल पता लग जाए कि इसका नॉर्मल क्या है, उसको मैं किसी एक पॉइंट में से माइनस करके ये वाला इसकी लाइन और जो नॉर्मल है दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। तो r माइनस ए, जो हर बार करते ही आ रहे हैं, r माइनस ए, इसका डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, अगर आप a को x1 y1 z1 ले रहे हो और b वेक्टर को x2 y2 z2, c को x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब फिर यहाँ से डॉट प्रोडक्ट फिर क्रॉस आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई, r माइनस ए लिखो, r माइनस ए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर आ गया मेरे पास b माइनस ए, b में से a गया, x2 माइनस x1,
फिर आ गया c माइनस ए, x3 माइनस x1, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो ये होगी मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या है वेक्टर। कर लो जी इसको जल्दी से, इसके बाद काफी इजी टॉपिक ही बचे हैं प्लेन के। आपका ना एक होमवर्क है, लिख लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 1 0 इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता हुआ एक प्लेन निकालना। करो जल्दी से। मैम एक बारी डायग्राम दोबारा तो रिपीट कर देना। देखो अपन दो लाइना चाहिए ने प्लेन ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ b - a c - a ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਾइन ਦੇ ਕੀ है नॉर्मल है r - a, r - a और ये नॉर्मल, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। 2,1 पॉइंट क्या है? क्या 2 1 और थर्ड पॉइंट क्या है? 0। मैम जिथे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लिखता है उथे डायरेक्शन रेशो लेनी है कि माइनस ही लेना है उन्होंने दोनों। नहीं नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ तीनों दिखते पे ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक ਤੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ। ठीक है मैम। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, जैसे मान लो कोई एक प्लेन है, वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ए, वाई को बी, जेड को सी इंटरसेप्ट पे काट रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या कहती है, एक्स ओवर ए, वाई ओवर बी, जेड ओवर सी इक्वल टू 1। तो ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। जैसे आपको दिया गया होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखा है। एक्स वाई जेड के साथ कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। तो एक्स ओवर ए कितना आएगा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 2 बन रहे हैं, प्लस वाई ओवर 3 जेड ओवर 4 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट आ गया एंगल बिटवीन टू प्लेन। उनके दो नॉर्मल प्लेन के के बीच, बीच में एंगल निकाल लेंगे, प्लेन के बीच में एंगल आ जाएगा। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। आपके पास दो प्लेन है मान लो, इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है। दिस इज n1 फॉर फर्स्ट नॉर्मल एंड दिस इज फॉर n2 फॉर द सेकंड प्लेन। जो इनके दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है, वो यही एंगल बनता है थीटा। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। फिर मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जो यहाँ पे जो भी रिजल्ट चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ही चलेंगे। तो दो आपको प्लेन दिए गए होंगे, आप उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लोगे। नॉर्मल क्या है, बेसिकली एक लाइन ही है, दो लाइनों के बीच में हमें एंगल निकालना आता ही है। मान लो प्लेन 1 है,
उसका आपको नॉर्मल पता है एन वेक्टर, उसके आपको डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन पता होंगे a1 b1 c1, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे डायरेक्शन रेशियो को। प्लेन 2 होगा, उसके भी कुछ डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होंगे। अगर हमें दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो पता लग गए तो कॉस ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं? a1 Same a2 plus b1 b2 plus c1 c2 लाइनों के divided लिए by a1 रिजल्ट square है। plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square का रूट। ठीक है जी, आप खुद बताओ कि दो मेरे जो प्लेन है वो पैरेलल कब होंगे, पैरेलल प्लेन कब होंगे? जब उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे या उनका नॉर्मल कॉमन होगा। हाँ जी, ये देखो आपके पास मान लो दो प्लेन है, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, दोनों पैरेलल है, इसका भी नॉर्मल होगा n1, इसका भी नॉर्मल होगा कोई n2। अगर ये पैरेलल है तो इनके नॉर्मल भी तो आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल प्लेन में क्या होगा, नॉर्मल मस्ट बी पैरेलल, और अगर नॉर्मल पैरेलल है, लाइंस ही हैं बेसिकली, तो ये क्या होंगे, इनकी मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसके a2 b2 c2, तो क्या होगा, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, मैम जो ये वाली कंडीशन है वो हमने पहले भी की थी, पर मैम ये हाँ हाँ जी मैम, मैम ये हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे, इसी फॉर्मूले से, कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से? कर सकते हो, पर पेपर में मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, फिर ज्यादा थोड़ा आपको आइडिया होगा कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि पैरेलल प्लेन है कि नहीं है। कराऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ। ये मैम नहीं, मैं मेरा मतलब ये नहीं कि हमने पेपर में डेरिवेशन करना है मैम, मेरा सिर्फ हाँ। पूछने का यही मतलब है कि हमारा वो इमेजिनेशन थोड़ा सा पता लगे कि कैसे करना है ये, इसलिए सिर्फ पूछा था। जब प्री इसका मतलब इसका कभी फिर आंसर 1 आ जाना चाहिए ना, इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो कॉस यस थीटा मैम 1 कब होता है, जब थीटा 0 होगा। ठीक है, आप वैसे भी करके देख लो, अगर इसको फिर लैम्डा मल्टीपल करके देख लो, आंसर 1 ही आएगा। अगर ये रेशियो सेम है, इसको लैम्डा रख लो, a1 की वैल्यू निकल आएगी, पुट कर दो, ओके मैम, देखना 1 ही आएगा। ठीक है, ओके मैम। परपेंडिकुलर प्लेन का कैसे पता चलता है, देखो अगर वही बात, अगर इनके बीच में थीटा क्या होगा, 90, थीटा क्या होगा 90, किनके बीच में, दो नॉर्मल्स के बीच में, तो इनकी ये प्रोडक्ट क्या आती होती है याद है, 0। अगर ये प्रोडक्ट 0 आ जाए, सॉरी ये सम मेरे पास 0 आ जाए, तो मेरे पास प्लेन क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। सेम वही कंडीशन, क्योंकि बेसिकली जो इसके नॉर्मल्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइंस है, लाइंस हमने पहले स्टडी कर ली है। क्वेश्चन करो, ज्यादा आइडिया होगा। हाँ जी करो। करो, 10/712 10 ओवर
7 अंडर रूट 12। अंडर 12 तो नहीं आ रहा, अंडर 3 आएगा। 5/7 5 अंडर रूट 3 अपॉन अच्छा 7। 10 बोला है आपने? हाँ जी, 10 अपॉन कितना बोला? 7 अंडर रूट 12 साथ में। 10 अपॉन 14 आएगा। पहले 49 बनेगा ना, उसका 7 आ गया फिर नीचे 2। 12 का 2 अंडर रूट 3, 7 2 जा 14। 5/7 √3। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 5 अंडर रूट 3 अपॉन 21। हाँ जी, यहाँ से बताओ पहले, सेकंड अगर आपको ये दो प्लेन दिए गए हैं तो प्लेन 1 प्लेन 2 के नॉर्मल के डायरेक्शनल रेशियो क्या होंगे, कैसे पता चलते हैं? इनके कोफिशिएंट देख के। यही फॉर्म हुई ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वाली। पी नहीं आएगा क्योंकि फिर एलएमएन होता है यहाँ पे। तो पहले के एबीसी बताओ क्या है? 3 माइनस 6 2, दूसरे के 2 2 माइनस 2। 2 ठीक है, माइनस। हाँ। अब इस पे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। 6 माइनस 12 माइनस 4 9 36 4 4 4 4। तो ये मेरे पास आ गया, नेगेटिव ऑफ एंगल आ रहा है। मैम मेरा भी नेगेटिव ऑफ आया। आपने नीचे बताया था कॉस के केस में 3x माइनस मॉड ले लेना है साथ में। ना मॉडुलस ना, मैंने ये चीज नहीं बताई। मैंने कहा था अगर एक्यूट बोला गया पेपर में तो लेना, नहीं नहीं तो लेना। यस मैम, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा, निगलेक्ट नहीं करना, याद रखना। मैम 3x माइनस 6y लिखा है नीचे वाली इक्वेशन में। 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। यहां से भी बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या है इस प्लेन के और इस प्लेन के? 3 माइनस 6 माइनस 2 2 1 माइनस के, प्रोडक्ट करके कितना आया? 6 माइनस 6 इक्वल 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। के की वैल्यू 0 आ गई। 0। देखो जी, के की वैल्यू 0 आ रही है सबकी। मैम फर्स्ट सम में अगर ऑप्शन में सारे पॉजिटिव होंगे तब तो टिक कर सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। फिर वो मतलब कि आंसर में अंडरस्टूड पॉजिटिव लेके चल रहा है, पर प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि एक ऑप्शन प्लस वाले में आ जाए। अगर दोनों ऑप्शन आ गई तो अब बताओ, तो नेगेटिव भी टिक करनी है। नेगेटिविटी करनी है। एक्यूट के लिए ये, इन जनरल ये। अगर नेगेटिव दिख ही नहीं रहा फिर पॉजिटिव वाले। अच्छा ये बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कब एग्जिस्ट करेगा? आप बताओ, प्लेन इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो? पैरेलल सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकालोगे दो प्लेन के बीच में? अगर वो इंटरसेक्ट ही कर गए फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? तो दोनों ही प्लेन मेरे क्या होने चाहिए आपस में? पैरेलल। तो उनके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो। मान लो एक प्लेन है आपके पास, ax by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया? d1 माइनस d2 मॉड ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जैसे आपको क्वेश्चन करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
पहले मुझे जल्दी से ये बता दो, क्या ये प्लेन सच में दोनों पैरेलल हैं? अभी मैंने ना आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद है पैरेलल प्लेन का? यस मैम, है वो जी। रेशियो उनके सेम है। तो याद आ गया कि यहाँ पे भी आपने वही लगाना है, रेशो देखनी है। देखो रेशो सेम आ रही है। हाँ जी मैम। पैरेलल के लिए अभी फॉर्मूला लिख पाया था ना कि रेशो चेक करो 2/6 -1/-3 3/9, सबकी रेशो 1/3 आ रही है। यस, तो फाइंड द डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बताओ कितना आएगा। मैंने 3 से डिवाइड पहले करके सेम बनाएंगे पहले। सेम कराएंगे ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूला लगाते टाइम ए बी बी सी सी सेम होना चाहिए। जैसे 2x थ्री कॉमन -y कर लेंगे मैम सेकंड 3z इक्वेशन पे। -4 = 0। यहाँ पे भी आपको 2 बनाना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 13/3। अब ये d1 d2 का काम करेगा, -4 -13/3 ओवर ए बी सी का काम कौन कर रहा है? 4 आ गया, 1 और 9, या इसका डिस्टेंस निकालोगे तो मोड़ लोगे, 25/3 ओवर अंडर 14। ये आ गया आपके पास 25/3 अंडर 14 आंसर आ गया। चेक करो, ठीक है जी। मैम डिवाइड कीजिए, एक बार दोबारा बता दो। कैसे? मैम डिवाइड कीजिए 3 से, आपने बोला ना 13/3 किया हमने। ये देखो a² b² c² से डिवाइड करना है, a² b² c²। लग गया पता? मैम 13/3 पूछ रही है कि 3 क्यों आया मैम? कहाँ पे? मैम 13/3 मैम। ये सेम बनाना था ना, ax by तो 3 से डिवाइड किया ना मैंने, 3 से ओके डिवाइड कर मैम, दिया, तो ठीक है। सेम बनाने के लिए इस फॉर्म में। ओके मैम, ओके मैम। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही आज? नो। नए स्टूडेंट्स को आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 9 o'clock हो रहा है, बट अभी 8:30 ही हुए हैं, काफी काम किया जा सकता है। एक पॉइंट है, नीचे एक प्लेन है, आप इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना चाहते हो। मान लो आपके पास जो पॉइंट है दैट इज x1 y1 z1, नीचे मैम है वही फॉर्मूला लगाएंगे x y z की जगह पॉइंट रख देंगे नीचे a² + b² + c² का रूट। हाँ देखो, जब भी आपको एक पॉइंट से एक प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट को आप एक्स वाई जेड की जगह रख दो, क्या आएगा? ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर की एडिंग कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी तो मॉड ले लो, ठीक है। एक ये, मैं फिर 2 क्वेश्चन इकट्ठे लिखवाती हूँ। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। मान लो आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है 2x + 3y + 5z + 6 = 0। तो कुछ नहीं, आपका जो इसका पैरेलल प्लेन होगा वो भी यही होगा, 2x + 3y + 5z। 6 की जगह क्या आ जाएगा? एक नया d आ जाएगा,
बस इतना फर्क होता है। अभी कराया था ना पिछले क्वेश्चन में पैरेलल प्लेन में, तो वहां सिर्फ किसका फर्क होता है, डी का फर्क। आप वही प्लेन से ये लिख सकते हो। सो दिस इज द प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। आगे आपके पास कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी कि आप डी निकाल सकोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कराती हूँ फिर ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो। Find equation of plane parallel to करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैम 2x minus y plus 3z plus 8 हाँ जी 8 आएगी डी दी वैल्यू। हाँ जी हाँ जी, बस 8 आएगी। मैम ये पॉइंट्स क्या लिखे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के? 0 0 0। पहले तो ये देखो, जो भी हमने पैरेलल प्लेन पता करना है उसकी इक्वेशन ये होगी, एक एक्स्ट्रा डी आ जाएगा यहाँ पे। अब प्लेन 1 4 -2 से पास कर रहा है, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख सकते हो पासिंग के लिए। 2 -4 -6 प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहाँ 8 रख दो, यू विल गेट द प्लेन। अब देखो इस पॉइंट का इस प्लेन से हमें डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पुट करो 0 0 0 -6 ओवर अंडर ऑफ 4 9 प्लस 16 √6 over 29। हाँ 6 ओवर अंडर 29 आ गया। मैम उसमें देखो डी कैसे निकाला? पासिंग पॉइंट दे रखा था ना कि किस में से पास कर रहा है। ठीक है, बस वो पॉइंट पुट कर दिया, फिर डी आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम। मैम ये हो गया खत्म प्लेन वाला। बस एक रह गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया फिर खत्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of two given planes। मान लो आपके पास दो प्लेन है, डिपेंड कि आपके पास कौन सी इक्वेशन दी गई है। r डॉट n1 d1 r डॉट n2 d2, इस तरह का आपके पास प्लेन है। दो प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जो इनके इंटरसेक्शन में से पास करता हो, वो वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे, r डॉट n1 दूसरे को k n2 से डिवाइड कर दो, k मल्टीपल कर दो, यहाँ पे भी d1 k d2। हमें आगे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दी गई होगी कि k हमें पता लग जाया करेगा। D1 D2 वेक्टर्स तो नहीं होंगे ना मैम? ओ सॉरी, these are distance, these are मैम distance। रिपीट करना है कि एक्सप्लेन बस करना k से मल्टीप्लाई करना है, n1 k n2 करना है, यहाँ k d2। कोई कंडीशन दी गई होगी डायग्राम पेपर में। डायग्राम हाँ
डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन करना है। बस दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से प्लेन पास पास कर दो। अच्छा कोई भी, ओके। हाँ, या आपको कार्टेशियन में दो ऐसे प्लेन दिए हो सकते हैं, तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो क्या होगी, पहला प्लेन प्लस के मल्टीपल ऑफ दूसरा प्लेन। आपको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दी गई होगी कि यू विल गेट के हमें मिल जाया करेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन कराती हूँ, आपको पता लग जाएगा, करो। ये आपने क्या लिखा है, प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन? हाँ, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ओके मैम। करो भाई जल्दी से, ले लो टाइम, आराम से करो। इसके बाद आपका बस एक सिंगल डेफिनेशन के बाद आपका प्लेन खत्म है आज। इतनी स्पीड से तो हमने लास्ट क्लास में भी प्लेन नहीं किया था, मुझे लगता है, लास्ट बैच में। हाँ जी मैम, उसमें भी हमें 2-3 दिन लग गए थे। हाँ हाँ, आज तो हमने मैम खत्म कल कर क्लास दिया। भी नहीं लगी थी, कुछ ना वो नोटिफिकेशन आ गया ना, डर सा हो गया, तो हमें ऐसा लगा कि करनी चाहिए, ज्यादा वो था। हाँ तो वही, मैं भी तो हाँ आपको जी। डर के मारी करा रही हूँ आज। आपको क्या लग रहा है मुझे कौन सा वो शौक चढ़ा है? जब से नोटिफिकेशन पड़ा है अब मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको करा दूं। आपने स्पीड नहीं देखी आज मेरी? हमारे मैम हमने भी सारा अच्छे से समझा और हाँ, वैसे माइंड वर्क करने किया लग भी। हाँ जाता है ना। जी। देखो कोई भी नहीं बोला आज क्लास में कि थोड़ा जल्दी करा रहे हो या स्पीड ज्यादा है। मैं नोटिस कर रही हूँ, इतनी स्पीड से तो हमने लास्ट बैच में भी नहीं किया। एक्चुअली ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी लग रहा है, इक्वेशंस समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा वो है। ना ना ना, इतना इजी है नहीं ये आज ही लग रहा होगा आपको। पूछ लो किसी से भी जो पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जब बिल्कुल इन्होंने पहली मैम, बार किया था। इतना भी इजी नहीं है। हाँ, इतना भी जब इजी करते नहीं हैं है। सारा होश होश हो जाता है। वो पता है क्या, आज सबका माइंड यही वर्क कर रहा है कि भाई पेपर आने वाला है। करो। पेपर पक्का आ जाएगा अगस्त में? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। मैम x माइनस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैम के की वैल्यू -1/3।
मैम इक्वेशन आ जाएगी x माइनस जेड इज इक्वल टू -2। एक मिनट रुक जाओ, कर लो सारे, देखती हूँ। हाँ जी यही आ रही है। सबने कर लिया? यस मैम। x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी मैम। देखो, जब हमने एक प्लेन पता करना है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स का कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा, a प्लस के ए डैश आएगा ना, फिर x लिख लूं, इसको इकट्ठा करके लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या आएगा, 1 प्लस 2k x, 1 प्लस 3k y, 1 प्लस 4k z इक्वल टू, अच्छा डी भी रह गए, -1 प्लस डी -5 इक्वल टू 0। ये आ गया, देखो, है ना। अब इसने क्या कहा है, सॉरी यहाँ के ही है। अब इसने क्या कहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -1 1। तो इनका जो ये x का कोफिशिएंट है, ये भी तो डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहा है, इनके आपस में प्रोडक्ट करके क्या आएगा, एडिंग करके 0। तो 1 प्लस 2k -1 -3k 1 प्लस 4k इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 3k इक्वल टू 0। k की वैल्यू -1/3 आ रही है, चेक करना। हाँ, हेलो, सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा, सब चुप क्यों कर गए? k की वैल्यू -1/3 ऊपर पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। कर लोगे आगे? ठीक है, हाँ जी मैम। कर लो भाई जी आगे, प्लीज k तो आगे कर लो। अब आगे लास्ट एक चीज सुन लो बस। एक आपको प्लेन दिया गया होगा, आपको 2 पॉइंट दिए गए होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2। मुझे पता करना है कि वो सेम साइड पे हैं या ऐसे अलग अलग साइड पे हैं। आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट आप प्लेन में रख दोगे। इस प्लेन में आप दोनों पॉइंट बिठा दो, एक बार x1 y1 z1 बिठा दो, एक बार x2 y2 z2। अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन है तो दोनों सेम साइड पे होंगे। अगर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ऑपोजिट साइड होंगे। क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड, इजी। स्क्रीन चली गई। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन चली गई। रिमूव हो गए कि मैम? चले गए हैं, ले भी आ जाए।
मैम ने अभी लास्ट में जो टॉपिक बताया था वो कोई बता सकता है अभी जस्ट लास्ट में? तो मैम ने ये बताया था, अगर हमें एक प्लेन दिया होगा और 2 पॉइंट दिए होंगे, वो पूछा होगा कि वो दोनों जो पॉइंट है वो दोनों प्लेन की एक साइड लाई करते हैं, अपोजिट साइड लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम पॉइंट दिए हुए हैं हम उसे प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो उसने प्लेन की इक्वेशन में पुट करने से अगर हमारे पास दोनों का साइन पॉजिटिव आ गया तो वो दोनों एक साइड है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो वो अपोजिट साइड है, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी वो सेम साइड है। ओके, पॉइंट पुट करने से हमें पता क्या लगेगा वैसे? जी वो पॉइंट है जो दोनों वो प्लेन के एक साइड पे लाई करते हैं, प्लेन के अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू पॉइंट पुट करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर साइन के साथ, या प्लस की या माइनस की। ओके, जैसे हमारे पास प्लेन की इक्वेशन यही है ना, जैसे मान लो 2x - 3y + 4z + 5 = 0। अगर हम उसमें x y z की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो तो ठीक है, ये तो हमारा मेथड हो गया। मैं यही पूछ रही हूँ कि हम पॉइंट पुट करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास वो कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा क्या, डिस्टेंस आएगा? वो डिस्टेंस नहीं आएगा, वो बस हमें यही बताएगा, मतलब कि जो कांस्टेंट से यही पता चलेगा भी वो पॉइंट सेम साइड है या नहीं है। वो डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आएगा। डिस्टेंस के लिए तो फिर हमें उसे मतलब कि उसके डायरेक्शन रिलेशन से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। ओके ओके, किसी की बात हुई मैम से? आई थिंक मैडम ने कंटिन्यू नहीं करनी क्लास, है ना? किसी ने कॉल किया मैम ने? लेफ्ट हो जाओ सभी, मैम कह रहे हैं। मैम ने कह दिया अब नहीं होगी क्लास। ओके, क्लास लेफ्ट कर दे, नहीं होगी? हाँ जी क्लास लेफ्ट कर दो, मॉर्निंग तो होगी क्लास। मैम मॉर्निंग टाइम 7 o'clock ही रहेगा? हाँ जी 7 बजे के ओके मैम। ठीक है कर दो जल्दी से लीव।